कक्षा 12 के भूगोल छात्रों का इस लेक्चर में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के भूगोल छात्रों को भूगोल के विषय में बताना चाहता हूँ। भूगोल विषय क्या है और इंटर के छात्रों को भूगोल में क्या करना होता है। ये विषय भूगोल 100 नंबर का होता है। 100 अंक का होता है। इसमें प्रथम पेपर में मानव का भूगोल जो 30 अंकों का 35 अंकों का होता है, जो 35 अंक का होता है। इसी के साथ साथ दूसरा पार्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय लोग। ये प्रश्न पत्र भी 35 अंक का होता है। तृतीय पार्ट जो होता है वो भूगोल प्रयोगात्मक होता है। भूगोल प्रयोगात्मक 30 अंक का होता है। इस प्रकार यह फुल पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें इस परीक्षा के दौरान पेपर में 100 अंक, उसमें भी दोनों पेपर मानव भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था 70 अंक में पूछी जाती है। कितने अंक में? 70 अंक में पूछी जाती है। इसमें पहला पार्ट है मानव भूगोल और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तीसरे 30 नंबर में आपका क्या पूछा जाता है? प्रयोगात्मक भूगोल। इसी बीच मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पत्र में कक्षा 12 के परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। नंबर 1 बहुविकल्पीय, नंबर 2 अति लघु और नंबर 3 लघु और नंबर 4 विस्तृत या दीर्घ प्रश्न पत्र पूरे 100 नंबर में पूरे 2 पेपर के रूप में पूछा जाता है। ये हुआ आपका टोटल 100 अंकों का अंक विभाजन। अब मैं आपको इस विषय के प्रश्न पत्र का विभाजन बताना चाहता हूं। क्या है? पहला पेपर प्रथम में आपका है मानव भूगोल। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु के रूप में पहला है मानव भूगोल प्रकृति है विषय क्षेत्र, दूसरा है जनसंख्या, विश्व वितरण और वृद्धि कारण इत्यादि। तीसरा है लेसन आपने इसमें प्राथमिक क्रियाएं। उसमें प्रथम प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय प्राथमिक क्रियाएं, तृतीय प्राथमिक क्रियाएं, चतुर्थ प्राथमिक क्रियाएं और पंचम प्राथमिक क्रियाओं के रूप में मानव के टोटल क्रियाकलाप, चाहे वो वाणिज्य वर्ग से हो, चाहे कृषि वर्ग से हो, चाहे वो खनन वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, सारी क्रियाकलाप इन 5 क्रियाओं के रूप में मानव भूगोल में पूछी जाती है। फिर है आपका मानव बस्ती, मानव विकास। इस प्रकार
पहला चैप्टर, पहली किताब, पहला पार्ट यहाँ पर होता है। तो आज मैं छात्रों आपको बताऊंगा कि मानव भूगोल क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। मानव भूगोल, पाठ का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय वस्तु। विषय वस्तु, इस पूरे लेसन को हम किस प्रकार पढ़ना चाहेंगे, इसे हम बताना चाहते हैं। नंबर 1, भूगोल की अवधारणा। भूगोल की अवधारणा। नंबर 2, भूगोल की प्रकृति एवं अर्थ। नंबर 3, भूगोल की परिभाषा। नंबर 4, भूगोल के अंतर्गत मानव विकास। मानव विकास। नंबर 5, मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। नंबर 6, मानव भूगोल विकास व विषय वस्तु व उपक्षेत्र। अवधारणा के रूप में भूगोल एक प्राचीन विषय है। इसके अंतर्गत मानव सभ्यता, संस्कृति जागृत होती है। जर्मन भूगोलवेत्ता इरास्टोनिज, जर्मन भूगोलवेत्ता इरास्टोनिज ने 276 ईसा पूर्व सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए मानव भूगोल के अंतर्गत भूगोल को में इरास्टोनिज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि आधुनिक भूगोल क्या है। आधुनिक भूगोल के रूप में हम्बोल्ट व भूगोलवेत्ता कार्ल लिटर ने जर्मन भूगोलवेत्ताओं की संकल्पनाओं से प्रेरित होकर आधुनिक भूगोल का निर्माण किया है। इसीलिए आधुनिक भूगोल के रूप में या जनक के रूप में भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और कार्ल लिटर को जाना जाता है। यही हम भूगोल का
हिंदी भाषा के दो पदों से भू अथवा गोल से भूगोल बना है। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल होता है। दूसरी ओर जर्मन भूगोलवेत्ता इरास्टोनीज ने कहा है कि यह एक यूनानी भाषा से लिया हुआ शब्द है जो ज्योग्राफी है। जियो जियो माने पृथ्वी, ग्राफो GROPHO ग्राफो में वर्णन करना। इस प्रकार जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसके अंतर्गत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, कुमारी सैमपुल ने इन विचारों से अपनी सहमति देते हुए भूगोल का वर्णन या भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। अब है आपका भूगोल का अन्य विषय, भूगोल का मानव के रूप में किस प्रकार क्रियाकलाप प्रभावित होती हैं या कैसे जुड़ा होता है, और इसका अध्ययन करने के लिए अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल की परिभाषाएं जानना अति आवश्यक है। भूगोलवेत्ता मोंकहाउस के अनुसार मानव भूगोल या भूगोल पृथ्वी तल पर मानव और क्षेत्रीय भिन्नताओं का एक विज्ञान है। मानव और क्षेत्रीय भिन्नताओं का एक विज्ञान है। भूगोलवेत्ता एकरमैन के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति, प्रकृतिकरण और वातावरण की क्रियाशील प्रणाली को दर्शाता है। इस प्रकार भूगोलवेत्ता कांट के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का वर्णन किया जाता है जिसमें मानव का निवास निहित होता है। इस प्रकार भूगोलवेत्ता ईस्टर ने कहा है कि भूगोल में भूक्षेत्र व मानव का अध्ययन होता है। भूक्षेत्र और मानव का अध्ययन होता है। दूसरे हैं आपका भूगोल की प्रकृति क्या है। भूगोल की प्रकृति के रूप में हम पढ़ना चाहेंगे, अध्ययन की दृष्टि से पढ़ना चाहेंगे कि भूगोल वर्तमान अध्ययन दृष्टि से प्रकृति के रूप में विकास क्रम के निम्न रूपों से जाना जाता है। जैसे निम्न रूपों से जाना जाता है, जैसे भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, जैसे भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है। और नंबर 2 भूगोल प्राकृतिक तत्वों के संबंधों का भी ज्ञाता कहा जाता है। नंबर 3 भूगोल प्रादेशिक विशिष्टता का एक रूप है। नंबर 4 भूगोल व्यवहारिक समस्याओं का कारण और निवारण दोनों ही भूगोल विषय के अंतर्गत जाने जाते हैं। दूसरी ओर है भूगोल का विषय वस्तु। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को हम विषय वस्तु के रूप में जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, और वायुमंडल। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की सापेक्ष दूरी, सूर्य से पृथ्वी की सापेक्ष दूरी
आदि पहलुओं से अवगत होते हैं। यही हम कहना चाहेंगे कि भूगोल सांस्कृतिक पहलुओं के रूप में मानव के क्रियाकलाप और भौतिक स्वरूप के रूप में भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन, जनसंख्या, राजनीतिक विभाजन, उद्योग, परिवहन, व्यापार का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार अगर हम उद्देश्यों को रूपरेखा में ढालते हैं, उद्देश्यों के रूप से भी भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वह निम्न प्रकार होगा। क्या? भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन होता है। भूगोल पर्यावरण एवं मानव वर्गों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी ओर पृथ्वी तल पर मानव समुदाय अधिवासों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भूगोल के अध्ययन के रूप में, अध्ययन में उपागम के रूप में हम देखना चाहते हैं कि ज्ञानात्मक भूगोल, ज्ञानात्मक भूगोल का वर्णन करना, कार्यात्मक विश्लेषण करना, प्राकृतिक विश्लेषण करना, प्रादेशिक विधि का विश्लेषण करना और क्रमबद्ध विधि का विश्लेषण भूगोल के उपागम के रूप में जाना जाता है। भूगोल नेक्स्ट है आपका भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। भूगोल समग्र रूप से एक विज्ञान है और पृथ्वी और मानव के केंद्रित होते हुए, पृथ्वी पर मानव के केंद्रित होते हुए वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार भूगोल को हम दो भागों में रखना चाहते हैं, दो भागों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। नंबर एक प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल के रूप में। नंबर 2 मानव का सामाजिक भूगोल के रूप में संबंध। वही प्राकृतिक भूगोल के रूप में जैसे खगोल भूगोल, मृदा भूगोल, गणितीय भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये आपके प्राकृतिक अध्ययन या प्राकृतिक तत्व जिनके रूप में मानव प्रभावित होता रहता है। दूसरे, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी भी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव का अन्य विषयों से भी संबंध होता है। जैसे यदि उसे अपनी गणना, जनसंख्या गणना, आर्थिक गणना करनी है तो उसे अर्थशास्त्र से संबंध रखना होगा। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का अर्थशास्त्र से भी संबंध है। दूसरा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंदर क्या है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, एकल परिवार भी है, गांव भी है, शहर भी है, कस्बा सब है, तो वह एक समाज से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अगर इन सब की गणना करना है, समाज का पहलू जानना है, तो उसे समाज में से जुड़ना पड़ेगा और समाज के साथ भी, समाजशास्त्र के साथ भी मानव का संबंध स्थापित किया गया है। वहीं इतिहास के संबंध, क्योंकि प्राचीन समय से लेकर आज तक जो भी घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं, उन सब का संबंध मानव इतिहास के रूप में रखता है। जो घटनाएं अब से 100 साल पहले हुई हैं लेकिन भी आज पढ़ाई जा रही है, तो ये क्या है? वो इतिहास जो 100 साल पहले घटित हुआ है वो आज पढ़ा जा रहा है। इस प्रकार कोई भी घटना पृथ्वी तल पर घटित होती है
तो उसको हिस्ट्री के रूप में या उसकी पहचान के रूप में छात्रों को या समाज को या देश को पढ़ाया जाता है। नंबर 4 है आपका सैन्य विज्ञान। सैन्य विज्ञान भी किसी भी देश का वो एक क्षेत्र है जिसमें सभी व्यक्ति या सभी कोई ना कोई जुड़ा रहता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का विषय वस्तु के रूप में यहाँ तक अध्ययन। दूसरी ओर भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाओं को हम 2 रूप में जानते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक भूगोल, नंबर 1 प्राकृतिक या भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत वे सभी तत्व जिनसे मानव प्रभावित होता है, जैसे भौतिक संरचना, जल, मिट्टी, हवा, वनस्पति इत्यादि। ये सभी भौतिक संरचना, भौतिक तत्व है जिनसे मानव सदैव प्रभावित होता है। दूसरी ओर मानव भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं या वे सभी साधन जो अपने उपयोग के लिए मानव प्राकृतिक तत्वों से प्रेरित होकर उनका उपभोग करके निर्मित करता है। क्योंकि नदी का बहता हुआ पानी एक साधन है, नदी का बहता हुआ पानी एक साधन है और उस साधन को मानव अपने उपयोग के अनुसार, अपने ज्ञान विज्ञान तकनीकी के द्वारा अपने उपयोग योग्य बनाता है, तो वो मानव निर्मित या सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित भूगोल के अंतर्गत जाना जाता है। इस प्रकार भूगोल की शाखाओं के रूप में हम कह सकते हैं कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जैसे भू-आकृति विज्ञान, मौसम एवं जलवायु विज्ञान, जैव विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, मृदा विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, चिकित्सा और मानव मानचित्र व अन्वेषण। नहीं, दूसरी ओर मानव भूगोल के अंतर्गत जैसे ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, संसाधन भूगोल तथा सैन्य भूगोल के रूप में भी भूगोल की शाखाएं जानी जाती हैं। भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों व मानव की शक्तियों को समझने के लिए हमें मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं को समझना अति आवश्यक है। मानव की विचारधाराओं को समझना अति आवश्यक है। तो आधुनिक प्राचीन
जर्मनी, जर्मनी विचारधारा, जर्मनी विचारधारा या निश्चयवाद, निश्चयवाद या जर्मनी विचारधारा, निश्चयवाद या कार्ल रिकर का भूगोलवेत्ता रिकर या हम्बोल्ट। आपका कहना है कि मानव का जन्म प्रकृति द्वारा हुआ है। आपका कहना है कि मानव का जन्म प्रकृति द्वारा हुआ है। इस विचारधारा के अंतर्गत भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है, प्रकृति पर निर्भर रहता है और प्रकृति ही उसको भरण पोषण, जीव का भरण पोषण इत्यादि सभी पहलुओं को प्रकृति पूरा करती है। और मानव पूर्णतः है, जिसे हम दूसरा एक कह सकते हैं कि आश्रित शब्द भी भूगोल में मानव प्रकृति के रूप पर निर्भर रहने के कहा गया है। दूसरी चीज है आपकी फ्रांसीसी विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा या संभववाद या भूगोलवेत्ता बीबलास या कुमारी सैनपुर इत्यादि ने क्या कहा है? ये वो संभववाद है जिसके अंतर्गत मानव अपनी रचनाओं से, अपने ज्ञान विज्ञान से चरम सीमा तक पहुंचता है। यहां पर हम दूसरी ओर कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर ही अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार बहता हुआ पानी है, साधन है, लेकिन मानव ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा उस पानी को बिजली ऊर्जा के रूप में कैसे बदला है, कैसे अपने उपयोग के लिए बनाया है। उसने बहते हुए पानी को बांध बनाकर रोका, ऊर्जा तैयार की और आज हम देख सकते हैं कि जितना भी समस्त कार्य हो रहा है वो प्रकृति और मानव के सामंजस्य के द्वारा ही हो रहा है। यदि अगर उस समय पानी ना होता और मानव का ज्ञान विज्ञान ना होता तो ये पंखे, ये बिजली, ये ऊर्जा आज हमको प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर मानव अपने उपयोग के लिए प्रकृति का अति दोहन करता जा रहा है। उसकी आवश्यकता है क्योंकि वो चाहता है कि वो चहुमुखी विकास पृथ्वी पर रहकर अपने चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाए, चाहे उसका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उसका औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे उसका सामाजिक राजनीतिक दायरे हो या कोई भी क्षेत्र, वहां पर वो प्रकृति का अति दोहन करके ही आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर मानव प्रकृति का दोहन तो कर रहा है और प्रकृति मानव को निःशुल्क उपहार भी दे रही है, लेकिन अगर वह इन चीजों
चीज़ों को महत्व नहीं समझेगा तो उसके प्रतिकूल प्रभाव भी मानव पर पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अति होने पर आप जगह जगह बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। ये सब क्रियाएं क्यों होती हैं? क्योंकि मानव एक और अपने लिए वृक्षों का दोहन कर रहा है, वृक्षों को काटता जा रहा है, लेकिन उसके पीछे पेड़ पौधों को लगाना वह संभव नहीं समझ रहा है, जिसका परिणाम हो रहा है कि दिन प्रतिदिन आपदाएं घटित तो होती जाती हैं। घटित जैसे भूकंप, सुनामी आना, ये क्या है? ये प्रकृति के साथ छेड़ाछाड़ी। नहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये प्रकृति के साथ छेड़ाछाड़ी है या वो अपना विकास कर रहा है, लेकिन अगर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही मानव आगे बढ़ेगा तो संभववाद सही रहेगा, संभववाद माना जाएगा, नहीं तो उसके विनाश के रूप भी मानव को देखने को मिलेंगे। नंबर 3 है आपका अमेरिकन विचारधारा। अमेरिकन विचारधारा या नवनिश्चयवाद, या भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के विचार। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने माना है कि भूगोल में वे सब निहित बातें प्रकृति और मानव अगर सामंजस्य स्थापित करेगा, रुको एंड जाओ का फार्मूला अपनाएगा, तो शायद मानव अपना विकास करेगा। अन्यथा वह दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी करेगा तो उसके भयंकर परिणाम निकलते रहेंगे। जैसे रुक एंड जाओ क्या है? किसी चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस का एक सिपाही ट्रांसपोर्ट या परिवहन की सुविधा हेतु या मानव की सुविधा हेतु रुको, दूसरों को निकलना है, जाओ, वे निकल गए, अब आप जाइए। अगर प्रकृति का सही प्रयोग मानव सही रूप में करता है तो प्रकृति भी सामंजस्य स्थापित करके, यानी कि वृक्षों को काटना है, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता है वृक्षों को काटना, लेकिन अगर मैं ये चाहे कि वृक्षों को काटना मेरी आवश्यकता है, लेकिन वृक्षों को लगाना प्रकृति की आवश्यकता है, प्रकृति को अगर बचाना है तो वृक्षों का नया पौधारोपण भी करना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव न ही प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का स्वामी। एक और बहते हुए पानी को संसाधनों के रूप में, साधन को संसाधनों के रूप में डेवलप करना प्रकृति का स्वामी। वहीं दूसरी ओर प्रकृति जब चाहे मानव को अपने विनाश लीला में ढाल लेती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे सुनामी हो, चाहे बाढ़ हो, चक्रवात हो, कोई भी रूप में प्रकृति अपने अनुसार उसको पनिशमेंट भी करती है। तो यहाँ पर वो क्या है? उसका स्वामी है, और प्रकृति का सही उपयोग करना, विकास करना वहाँ उसका स्वामी है, और प्रकृति के अनुरूप में चलना वहाँ उसका, जब वो सजा देती है तो वो उसका दास कहलाता है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर मेरा आज पहला पाठ मानव भूगोल विषय वस्तु पूरी होती है। धन्यवाद।